हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज के बाद या इसके बाद लगातार आपको सॉल्यूशन की वीडियोस मिलने वाली हैं। सॉल्यूशन अलग अलग पार्ट में, सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा है वो अलग अलग वीडियोस में आने वाला है, अलग अलग पार्ट में आने वाला है। और सॉलिड स्टेट फिलहाल के लिए हम रोक देंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने सॉलिड स्टेट को क्या कर दिया, अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा अपन सॉलिड स्टेट की वीडियोस भी लाते रहेंगे। फिलहाल हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन अगर देखें तो इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। बहुत कम चांसेस होते हैं ना जब आप प्योर सब्सटेंसेस से मिलते हैं, वरना अपने आसपास जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मिक्सचर हैं। सारे के सारे अपने आसपास क्या हैं, सॉल्यूशन है। किसी ना किसी फॉर्म में वो सॉल्यूशन होगा, है ना। और ये जो सॉल्यूशन होंगे या तो दो कंपोनेंट से और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या सब्सटेंस से मिलके बने होंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो यूटिलिटीज़ हैं, है ना, जो इनकी यूटिलिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस की बात करें, है ना, तो ये डिपेंड करता है किस पे, इनके कंपोजिशन पे। जैसे ब्रास की अगर बात करें तो ब्रास किसका मिक्सचर है सर, कॉपर का और जिंक का। जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये मिक्सचर है कॉपर, जिंक और निकिल का। ब्रोंज की बात करें तो ये कॉपर और टिन का मिक्सचर है। तो जिस चीज़ का मिक्सचर होता है उसी बेस पे इनकी क्या होती है, यूटिलिटीज़ और इम्पोर्टेंस भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या यूटिलिटीज़ या इंपॉर्टेंस की बात करें तो 1 ppm कंसंट्रेशन में आप जब किसको लेते हैं, फ्लोराइड आयंस को ले लेते हैं, है ना। फ्लोराइड के कंपाउंड्स होते हैं, तो ये हमारे टूथ डिके को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जो हमारा टूथ डिके होता है इसको रोक देते हैं। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन 15 ppm से एबव हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में यही फ्लोराइड्स आयन, है ना, ये क्या कर देते हैं, हमारे टूथ को खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे टूथ को क्या कर देते हैं, मोटल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पीलापन दांतों में आता है, वो किसकी वजह से आता है, फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने से। जब तक ये 1 ppm है तब तक तो क्या है, टूथ डिके, ये बेनिफिशियल है 1 ppm तक। और जैसे ही ये 1 ppm से आगे बढ़ने लगता है और 1.5 ppm के आसपास चला जाता है तो उसके बाद आपके टूथ क्या हो जाते हैं, पीलापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी फ्लोराइड के सॉल्यूशन की बात करो तो आप सोडियम फ्लोराइड को ले लो। ये सोडियम फ्लोराइड किसके लिए, रेट या चूहों को मारने के लिए जो दवाई यूज की जाती है वहाँ भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी सॉल्यूशन है हमारी डेली लाइफ में जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं और करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर इन सभी सॉल्यूशन के बारे में अगर हमें क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या आप चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाएं जिनसे हमारा बेनिफिट हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना होगा सॉल्यूशन चैप्टर को, है ना। तो अब ये सॉल्यूशन क्या है, कैसे हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या है सर, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है ना। क्या है ये, एक होमोजीनस मिक्सचर है। और ये होमोजीनस मिक्सचर में जो पार्टिकल का साइज होगा, है ना, जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम का होना चाहिए। आपने 9th में ये सब पढ़ चुका है कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। कंपोनेंट कितने होते हैं सर सॉल्यूशन के, दो कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में होते हैं। एक को हम क्या नाम दे देते हैं, सॉल्यूट, और एक को हम क्या नाम दे देते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की अगर बात करें तो सॉल्यूट क्या होते हैं सर हमारे, सॉल्यूट जिसको, चलो यहाँ देखिए, अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट क्या होते हैं सर, दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला, जिसको डिसॉल्व किया जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, है ना, जिसको डिसॉल्व किया जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं सर, आप सॉल्वेंट बोलते हैं आप किसको, जिसको, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है किसको, सॉल्वेंट, सॉल्यूट को, है ना, डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है सर किसको, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व करोगे वो सॉल्वेंट है ना। और सॉल्वेंट में जिसे डिसॉल्व किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो ये उतना बेनिफिशियल डेफिनेशन नहीं है या परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आप बोलेंगे सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसका स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है।
अगर स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूशन में कोई प्रेजेंट है तो वो आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूट। और अब जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें सॉल्यूट को अगर आपको पहचानना है तो सिंपल आप उसका क्या देखेंगे, अमाउंट। अगर स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है तो वो क्या होगा, सॉल्यूट। और अगर इसका लार्जर अमाउंट अवेलेबल है सॉल्यूशन में तो ये आपका क्या होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है। क्लियर बात है। अगर आप बात करो कि भाई 5 ग्राम NaOH को आपने किस में डिसॉल्व किया है, 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, तो 250 ml ज़्यादा क्वांटिटी है, 5 ग्राम क्वांटिटी कम है, तो ये मेरा क्या होने वाला है, सॉल्यूट होने वाला है। और 250 ml मेरा क्या होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है ना। तो ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। अगर और डीप चाहिए तो आप ये भी समझ सकते हैं सर, अगर आपने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन लिया है ना, ये सॉल्यूशन लिया आपने वाटर का और शुगर का, डेली आप घर पे बहुत बार बनाते भी होंगे, तो शुगर आप कितने अमाउंट में डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून आप डाल देंगे, है ना। 1 स्पून शुगर आप डालेंगे, लेकिन कम से कम 250 ml आप क्या लेने वाले हैं, वाटर। और 1 स्पून मीन्स 10 ग्राम, है ना। तो 10 ग्राम्स आपने शुगर लिए हैं, तो इस कंडीशन में 10 ग्राम बहुत कम अमाउंट है और 250 ml क्या है, काफ़ी अमाउंट होता है। तो ये 10 ग्राम आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूट होने वाला है, और 250 ml आपका क्या होने वाला है, सॉल्वेंट। मतलब जो आपने शुगर ली थी, चीनी ली थी, कम अमाउंट में लिया था, केवल 1 चम्मच लिया था, इसलिए ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। और वाटर क्या था आपके, ज़्यादा अमाउंट में था, इसलिए ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। और सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, विलायक, है ना, हिंदी वालों के लिए। तो सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा, और सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, उसको हम क्या बोलने वाले, सॉल्वेंट। अब यहाँ एक और चीज़ है, जब हम सॉल्यूट की, किसी सॉल्वेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें सॉल्यूट का नंबर कुछ भी हो सकता है। आपके पास 2 सॉल्यूट हो सकते हैं, 3 सॉल्यूट हो सकते हैं, 1 ही सॉल्यूट हो सकता है, 4 सॉल्यूट हो सकते हैं ना। अब देखिए, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट सिर्फ कौन है, शुगर है। वहीं अगर मैं इसको नींबू पानी पानी बना दूं, क्या बना दूं, नींबू पानी, तो ऐसी कंडीशन में आप इस ग्लास में वाटर तो आपने एज अ सॉल्वेंट ले लिया है, इसमें आप थोड़ा सा NaCl भी ऐड करने वाले हैं, थोड़ा सा चीनी भी ऐड करने वाले हैं, थोड़ा सा नींबू भी ऐड, बहुत सारे आप डालने वाले हैं। तो यहाँ केवल वाटर आपका सॉल्वेंट का काम करेगा। वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, जबकि NaCl और शुगर और नींबू, ये सारे के सारे किसका काम करेंगे, सॉल्यूट का। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ कितने सॉल्यूट हैं, 3, और सॉल्वेंट सिर्फ कितना है, 1, है ना। तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। पर यहाँ हम जिन सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्लास 12th में जो सॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हैं उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ सिर्फ दो, द्विअंगी विलयन भी हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, एक ही हमारे पास सॉल्यूट होने वाला है और एक ही हमारे पास क्या होने वाला है, सॉल्वेंट। क्लियर है। तो यहाँ हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो आप क्लास 9th 11th में पढ़ चुके हैं। अभी जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करो तो देखो, हमारे पास 2 कंडीशन होगी, 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोला आपने, जिसका अमाउंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में जो होगा वो सॉल्यूट है, और जो लार्जर अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होगा उसको आप क्या बोलने वाले हैं, सॉल्वेंट। तो एक बार हम सॉलिड सॉल्वेंट गैस को रखने वाले हैं, एक बार सॉल्वेंट लिक्विड को रखने वाले हैं, और एक बार सॉल्वेंट सॉलिड को। तो अगर आप गैस को डिसॉल्व करते हैं किसमें, गैस में, गैस का गैस में अगर सॉल्यूशन बनाते हैं आप, तो इसका एग्जांपल आप एयर ले सकते हैं, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिक्स कर लिया, या एयर ले लो, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। अब आप लिक्विड को डाल दो सर गैस में, तो क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। सॉलिड का सॉल्यूशन किसमें हो सकता है, गैस में। अब देखिए, सॉलिड का सॉल्यूशन गैस में, गैस लार्जर अमाउंट में और सॉलिड स्मॉल अमाउंट में। तो कैम्फर का सॉल्यूशन बनता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। गैस का सर लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड का लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड में हो सकता है। तो गैस का लिक्विड में कौन सा है सर, ऑक्सीजन कहाँ डिसॉल्व होती है, वाटर में। लिक्विड का लिक्विड में कौन सा सॉल्यूशन है सर, है ना, एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। अक्सर आपने बड़े लोगों को वाइन पीते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वाइन के गिलास में क्या डाल देते हैं, वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये किसका है सर, अल्कोहल का सॉल्यूशन है किसमें, वाटर में। एथेनॉल
का सॉल्यूशन किस में है, वाटर में। अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो एथेनॉल का सॉल्यूशन है। अब पीने वालों के अपने अपने शौक हैं, अगर वो वाटर कम अमाउंट में लेता है और एथेनॉल ज़्यादा अमाउंट में लेता है तो ऐसी कंडीशन में वाटर का सॉल्यूशन होगा किसमें, एथेनॉल में। तो डिपेंड्स, सॉलिड का हो सकता है सर किसमें, लिक्विड में। ग्लूकोज को आप किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में। अभी हमने शुगर को डिसॉल्व किया था वाटर में, तो वो भी कैसा सॉल्यूशन है सर, सॉलिड का, लिक्विड में। गैस का सॉल्यूशन आप लिक्विड में बना सकते हैं, तो ये आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी अगर 11th में, तो वहाँ बहुत बार यूज हुआ है। पैलेडियम के सरफेस पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गैस का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, एडजॉर्प्शन कराते हैं। उस कंडीशन में गैस किसका काम करती है, सॉल्यूट का, और सॉलिड किसका काम करता है, सॉल्वेंट का। तो गैस का सॉल्यूशन सॉलिड में है क्या, हाइड्रोजन का, जब आप किस में बना रहे हैं, पैलेडियम में। लिक्विड का सॉल्यूशन आप किस में बना सकते हैं, सॉलिड में बना सकते हैं। मरकरी का अमलगम होता है ना, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन हो सकता है सर, कैम्फर को आपने डिसॉल्व किया किसमें, गोल्ड में। कॉपर को, है ना, अभी हमने ब्रास, अच्छा कॉपर को आपने 22 कैरेट, 23 कैरेट का आप सोना बोलते हैं ना। तो ये सारी कंडीशन आप समझते होंगे कि 22 कैरेट का सोना क्या है, 23 कैरेट का सोना क्या है। तो ये सब कॉमन टाइप के एग्जाम्पल हैं किसके, सॉल्यूशन के। तो कुल 9 टाइप के आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये 9 टाइप का सॉल्यूशन होने का मतलब तीन हमारे पास स्टेट हैं, और ये तीनों स्टेट को हमने अलग अलग कंडीशन में रखा, और हर बार आपको देखो, ये आपने एक बार गैस लिया, गैस का एक बार गैस में, एक बार लिक्विड में, और एक बार सॉलिड में। फिर आपने लिक्विड लिया, लिक्विड का एक बार गैस में, एक बार लिक्विड में, एक बार सॉलिड में। फिर आपने सॉलिड लिया, सॉलिड का एक बार गैस में, एक बार लिक्विड में, और एक सॉलिड में। तो टोटल आपको 9 टाइप के क्या मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, ये कंसंट्रेशन टर्म्स से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो देखिए, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन है क्या, किस कंपोजिशन से ये आपस में, इनका संगठन क्या है, कैसे आपस में मिले हुए हैं। इस संगठन को, इस कंपोजिशन को अगर आपको समझना है, तो इस कंपोजिशन को डिस्क्राइब करने का जो एक्सप्रेशन है ना, इस कंपोजिशन को डिस्क्राइब करने का जो एक्सप्रेशन है, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब आप समझ गए हैं कि उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनका कंपोजिशन क्या है और कितना है। अब इस कंपोजिशन टर्म्स को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, दूसरे को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वालिटेटिव का मतलब सिंपल सी बात है, आपको 2 चीज़ें जाननी है कि भैया जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, सांद्र विलयन है आपके पास या तनु विलयन है। अगर आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट कैसा है, कम है, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और अगर आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, कम, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने ले रखा था वाटर, और ऊपर से आपने डाल दिया इसमें शुगर। तो इसके अंदर शुगर है और प्लस क्या है, वाटर। देखिए, हम मान लेते हैं कि इसमें आपने 50 ग्राम शुगर लिया है और 250 ml आपने क्या लिया है, वाटर। ठीक है, अब इस पे आप 2 काम करो सर। एक बार शुगर का अमाउंट कम कर दो, आप 0.5 ग्राम ले लो शुगर, और वाटर रहने दो सेम, 250 ml ले लो आप क्या, वाटर। दूसरा कंडीशन आप क्या करो, अपने शुगर को रहने दो सेम, 50 ग्राम आपने शुगर लिया, लेकिन 1 लीटर आपने क्या कर दिया, वाटर का अमाउंट ले लिया। तो यहाँ आपने सॉल्वेंट को इंक्रीज किया है, और वह यहाँ आपने क्या किया है, शुगर को डिक्रीज किया है। मतलब यहाँ पे आपने किसको डिक्रीज किया है, सॉल्यूट को, और यहाँ पे आपने किसको इंक्रीज किया है, सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्यूट को हम विलेय बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, विलायक।
तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होने वाला है, ये सॉल्यूशन होने वाला है थिन, पतला होने वाला है। तो जब सॉल्यूशन थिन होता है, हमारा पतला होता है, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? तो जब आपके पास शुगर का अमाउंट कम हो जाए, विलेय का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाए और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सेम इसके अपोजिट अगर आप क्या करें, शुगर का अमाउंट कर दो 50 ग्राम से 100 ग्राम और वाटर का अमाउंट कम कर दो, और वाटर का अमाउंट एक बार रहने दो सेम 250 ml। दूसरे केस में शुगर का अमाउंट क्या कर दो, सेम रहने दो 50 ग्राम और वाटर का अमाउंट कम कर दो 100 ml। दोनों कंडीशन में अब शुगर का अमाउंट ज़्यादा होने वाला है रिलेटिवली, इन दोनों के रिलेटिवली इन शुगर का अमाउंट ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होने वाला है गाढ़ा। और जब भी सॉल्यूशन गाढ़ा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। तो या सिंपल आप देख लो, जब सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो जाता है? कम होता है, तो डाइल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है रिलेटिवली, हमेशा रिलेट करना है सॉल्वेंट के साथ। सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप जानते भी होंगे। अब देखते हैं हम इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करने के लिए कई तरीके हमारे पास है। इंडस्ट्रियों में अलग चीज़ें होती हैं, है ना, जो केमिकल इंडस्ट्री है हमारे पास, जिनको आप इंडस्ट्रियल एरिया भी बोल सकते हैं, वहाँ इनको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हैं, प्रैक्टिकल लैब में अलग। तो कुछ एक्सप्रेशन है हमारे पास, किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखो, W/W परसेंटेज से आप कर सकते हैं। अब W/W परसेंटेज को हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं, है ना, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। दूसरा, आप W/V परसेंटेज से इसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। आप V/V परसेंटेज से कर सकते हैं। यहाँ आपने मास ले रखा है, इसको इस यहाँ मास को हम किससे दिखाने वाले हैं? W से। मास को जनरली हम स्मॉल m से दिखाते हैं, पर यहाँ हम किससे दिखाने वाले हैं? W से। तो यहाँ मास और वॉल्यूम, तो ये मास वॉल्यूम परसेंटेज होने वाला है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो सकता है, तो जिसको अपन सीधे सीधे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंट से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप मोल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं सर, आप पीपीएम का यूज कर सकते हैं, आप मोलेरिटी से क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन का पता कर सकते हैं। आप किससे पता कर सकते हैं? मोलेलिटी से पता कर सकते हैं कंपोजिशन का। आप नॉर्मेलिटी से कर सकते हैं, आप फॉर्मेलिटी से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी सॉल्यूशन से क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को पता करना या उनके क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को पता करने के लिए आपके पास कई तरीके होते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होने वाला है? मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी और पीपीएम। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे W/W परसेंटेज को, W/V परसेंटेज को और V/V परसेंटेज को, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी और मोलेलिटी। तो कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने का जो पहला तरीका है, उसकी कंपोजिशन की कंसंट्रेशन को पता करने का जो पहला तरीका हमारे पास है, उसको हम W/W परसेंटेज और मास परसेंटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये मास परसेंटेज का जो ज़्यादा यूज होता है वो हमारा वो कमर्शियल चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। अब ये जो मास परसेंटेज है बहुत इजी है। देखिए, जब आप कंसंट्रेशन निकालते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की निकालते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है, हमारे पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं सर। देखो, कंपोनेंट तो 2 ही होंगे, लेकिन एक कंपोनेंट हमारा कौन सा है? सॉल्यूट है, और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब आप इस सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, तो तब जाके हमारा क्या फॉर्म होता है? सॉल्यूशन। तो अगर आपको सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट पता करना है तो ऐसे कंडीशन में, और किस में करना है? मास परसेंटेज में पता करना है। तो ऐसे कंडीशन में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे? जरा चेक कीजिए।
आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये अमाउंट किस में लिखेंगे सर आप? ग्राम में, क्योंकि मास परसेंटेज आपको निकालना है तो किस में लेने वाले हैं? ग्राम में। अब इसका परसेंटेज निकालना है आपका, तो इंटू आप क्या कर देंगे? 100। सेम अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, किसका निकालना है सर? सॉल्वेंट का। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखने वाले हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर और टोटल सॉल्यूशन के साथ डिवाइड कर देंगे, इनटू कितना आ जाएगा सर हमारा? 100। अब सर अगर मैं इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में ना लिख के, हमें पता है कि किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, तो हम लिख दे सिंपल। अगर मास परसेंटेज अगर आपको किसी का भी लिखना है तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू आप क्या कर देंगे? 100। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको जिसका निकालना था, आपको पता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, तो सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, जो भी आपको चाहिए। या हमने क्या बोल दिया इसको सीधे सीधे कि अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट जो हमें चाहिए और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं? उसका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए एक बार लास्ट हम इसको एक अरेंज वे में इसका लिख लेते हैं कि अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंट के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जो भी कंपोनेंट की आप कर रहे हैं उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मास क्या है, और अपॉन आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज आपको निकालना है तो दोनों का क्या रखना है? मास, W/W। ऊपर भी आपको मास रखना है और नीचे भी क्या रखना है? मास। इनटू क्या हो जाएगा सर हमारा? 100। तो इस तरीके से आप किसी का क्या निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए अगर आप बेंजीन की बात करो, मास परसेंटेज हमें दोनों का निकालना है, तो हमें दे क्या रखा है? C6H6 हमें गिवन है, तो आप गिवन हमारे पास है C6H6 और कितना दे रखा है सर जरा चेक कीजिए। C6H6 हमें दे रखा है 22 ग्राम। 22 ग्राम C6H6 है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो CCl4 हमें कितना दे रखा है? 122 ग्राम। क्लियर है? और अब आपको क्या निकालना है? इनका मास परसेंटेज। तो अगर मैं इसको इधर से लिखूं तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम निकालें मास परसेंटेज ऑफ C6H6 तो ये क्या होने वाला है? मास ऑफ कंपोनेंट यानी मास ऑफ बेंजीन आपका हो जाएगा मास ऑफ C6H6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? मास ऑफ C6H6 कितना दे रखा है? 22 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तो हमको दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं, CCl4 भी दे रखा है और C6H6 भी, दोनों के दोनों कंपोनेंट हमें दे रखे हैं। तो अगर A कंपोनेंट का इतना है, B कंपोनेंट का इतना है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपका क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ चेक करना है कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। तो सर जिसका अमाउंट कम होता है, जिसका अमाउंट क्या होता है? कम, उसको आप बोल देंगे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है?
बेंजीन, और जिसका अमाउंट क्या होता है सर ज़्यादा, उसको आप क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट मेरे पास क्या है, बेंजीन, तो ये ले लिया आपने 22 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट मेरा क्या है 122 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 144 ग्राम हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको मिल गया है, बेंजीन का मास पता है और CCl4 का मास भी पता है। तो बेंजीन के लिए मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना आ जाएगा 100। सेम अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है सर किसका, CCl4 का, तो क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। क्लियर है। तो मास ऑफ CCl4 आपको कितना दे रखा है 122 ग्राम, मास ऑफ CCl4 कितना है 122 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, दोनों का जोड़ के जो भी आएगा 144 ग्राम, और परसेंटेज निकालना है सर तो इनटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है। देखिए 11 टाइम्स जाएगा, ये जाने वाला है कितने टाइम्स 72 टाइम्स। क्लियर है ना। तो 1100 अपॉन 72 टाइम्स, और ये आ जाएगा 110, 15 पॉइंट समथिंग है ना। एक्चुअल में इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 15.82% आने वाला है इसका आंसर बस। और अगर इसका चेक करेंगे तो इसका आंसर 100 में से इसको माइनस कर दो तो कितना आने वाला है 84.72 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, मास परसेंटेज को। मास परसेंटेज है क्या सर, कुछ नहीं। मास परसेंटेज में जिस भी कंपोनेंट का आपको मास निकालना है वो अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास। अगर आपको बेंजीन का निकालना था तो बेंजीन का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। और मास परसेंटेज CCl4 का निकालना है तो CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, W/W सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है हमारा W/V%, और लास्ट टॉपिक में हम समझ गए कि परसेंटेज कैसे निकालना है, और इसको हम बोल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है। और मास बाय, अब अगेन देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था, जो हमारा वेट मास ऑफ दैट कंपोनेंट, कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है, तो मास ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपॉन क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। मतलब आपको करना क्या है, कंपोनेंट, ऊपर वाले कंपोनेंट का क्या लेना है, मास लेना है, और नीचे सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो सब कुछ यहीं लिखा हुआ है, और इनटू क्या कर देना है आपको 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 75 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास देखो पोटेशियम क्लोराइड KCl का मास कितना दे रखा है 3 ग्राम, तो कंपोनेंट का मास आपको मिल गया, है ना। और वॉल्यूम आपको टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 75 ml। तो आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होने वाला है जरा बताइए, मास ऑफ KCl अपॉन क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ KCl आपको कितना दे रखा है 3 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 75 ml, और परसेंटेज आपको निकालना है तो इनटू आपको क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, तो बस आसान है, इजी है। देखिए ये कट जाएगा 25 से, और ये कट जाएगा 4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4%। तो बस इतना इजी सा आंसर है, इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक थर्ड टाइप का हमारा कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। तो थर्ड जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है V/V%, और इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए जैसे लास्ट दो की सेम हियर, तो वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे निकालने वाले, इसके फॉर्मूले को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
कंपोनेंट या सॉल्यूट आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे हम इसको 100 से। तो बस इतना सा काम करना है आपको। लगातार हमने 3 टर्म्स को देखा है और तीनों टर्म्स क्या हैं, सेम, और बहुत इजी भी हैं, और ये आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml को आपने डिसॉल्व किया है किसमें, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखिए एथेनॉल आपको दे रखा है, पहला कंपोनेंट एथेनॉल दे रखा है आपको, एथेनॉल दे रखा है कितना, 25 ml। सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना, 200 ml, है ना। तो ये आपके पास गिवन पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर आपको दे रखे हैं वही गिवन है। आपको निकालना क्या सर, आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे निकालने वाले हैं, तो आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो करना है, और इन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट किसका, एथेनॉल का अगर आपको निकालना है तो एथेनॉल कितना है आपके पास 25, तो ये हो जाएगा 25 ml अपॉन मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन कितना दे रखा है 200 ml। बहुत इजी होते हैं, इनटू कितना मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, क्लियर है। तो आसान सी बात है। तो ये आंसर अगर आप देखिए, ये कटने ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8 बार, क्लियर है। और 8 से आप 100 को 100 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8, 2 20, 8 2 जा 16, और 4 8 5 जा 40, तो 12.5% आपका क्या जाएगा आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, और फिर हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में मेन कंसंट्रेशन टर्म्स, पीपीएम, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। और ये टर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे चैप्टर के लिए, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये टर्म्स भी आपको आनी चाहिए, जो हमने अभी तक 3 कंसंट्रेशन टर्म्स या एक्सप्रेशन जो हमने देखे, तो कैसे करने हैं, इनके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, या जो इसकी प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम देख चुके हैं, अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।